वीडियो में हम इतिहास कोर्स का डे 2 देखेंगे। डे 1 की वीडियो हम दे चुके हैं, जिसके अंदर हमने बात कही थी कि इतिहास क्या होता है और इतिहास में क्या क्या आता है। ये सब हमने आपसे बात कही थी और इतिहास के कितने भाग होते हैं उन भाग के बारे में भी हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी। तो आपने अगर अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको पिन कमेंट के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डे 1 देख सकते हैं। पहले आप डे 1 देख लें, उसके बाद आप डे 2 देखें। और ये कोर्स आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कौन से भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिस्ट्री आता है सिलेबस में, तो इस वीडियोस को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है और इसको आप नोट डाउन भी कर लें अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है। इसमें हम आपको समझा भी रहे हैं और साथ में आपको फैक्ट्स और डेटा भी देंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आपको नॉलेज भी मिलेगी और साथ में आपको डेटा भी मिल रहा है। तो इस वीडियो को आपको नोट करना है। तो अब चलते हैं हम डे 2 पर। इसमें हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब हमने पहली वीडियो में भी बताया था। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राग प्लस इतिहास। ठीक है ना, प्राग प्लस इतिहास से बना है। तो प्राग का अर्थ क्या होता है? तो प्राग का अर्थ होता है पूर्व, यानी इतिहास से पहले का समय। इसमें हम क्या बात करते हैं? इतिहास से पहले की समय के बारे में, यानी आदि मानव के बारे में इसमें बात की जाती है। तो आदि मानव के समय के बारे में बात की जाती है, मानव के विकास के बारे में बात की जाती है कि मानव कैसे मानव बना। ठीक है ना, उसने क्या क्या चीज़ों का आविष्कार किया, ये सब हम प्राग ऐतिहासिक काल में बात करते हैं। ठीक है ना, अग्नि का आविष्कार, ये सब प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आता है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो देखें आप, प्राग ऐतिहासिक काल में आप ये सब सीखेंगे। इसमें हमने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे कोई भी लिखी हुई सामग्री हमें प्राप्त नहीं हुई, जैसे अशोक के अभिलेख के मिलते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो हम उसे पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने आपको डिफरेंस बताया था प्राग ऐतिहासिक काल में, आग इतिहास में और इतिहास में। इन तीन जो भाग होते हैं इतिहास के, उन तीनों में जो डिफरेंस होता है ये हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो अब चलते हैं हम इसके बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप सबको पता है कि मानव को जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की। ठीक है ना, मानव भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो भोजन की आवश्यकता होती है मानव को जीने के लिए। तो पहले मानव का भोजन क्या था? तो जानवर थे। पहले मानव का भोजन क्या था? जानवर थे। वो जानवर को खाया करते थे, उनको मार कर खाया करते थे, आखेट किया करते थे, यानी शिकार किया करते थे। तो जो जानवर है वो कैसा है? वो क्या है? घुमक्कड़ है, यानी जानवर घूमता रहता है। ठीक है ना, एक जगह से दूसरे स्थान पे वो भागेगा। तो मानव भी उसको खाने के लिए, पकड़ने के लिए अपने भोजन के पीछे पीछे जाएगा, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है और वो अपनी जगह भूल जाता है। तो मानव उस समय कैसा था? तो घुमक्कड़ था, यानी वो घूमता रहता था जंगलों के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह वो उधर ही वो स्थान बना लेता था। अपनी फैमिली और अपने साथ सामान को लेकर जाया करता था वो जब भी जानवर को पकड़ने जाता था, क्योंकि जानवर उसको कहीं पे भी ले जा सकता है और फिर वो वापस दोबारा लौट कर वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है ना, तो स्थायी बसावट नहीं थी। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जब तक हम आपसे कृषि की बात ना करें तब तक आपको समझना है स्थायी बसावट नहीं थी। क्यों? क्योंकि कृषि जब मानव करेगा तो स्थायी हो गया। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर वो खेती कर रहा है, किसी भी चीज़ को उगा रहा है, कोई भी फल उगाएगा, तो मानव इतना शरीफ नहीं है कि वो पेड़ उगाए, खुद मेहनत करे और वो फल किसी और के लिए छोड़ के कहीं और चला जाए। ऐसा तो होगा ही नहीं। तो वो वहीं रहेगा। ठीक है ना, उसको पानी देगा, उसको देखभाल करेगा और उसको उगाएगा। जब वो उधर फल आएगा तो वो फल खाएगा बैठकर। ठीक है ना, तो इसलिए मानव स्थायी हो जाता है। जब हम कृषि की बात करेंगे तब आपको समझ लेना है कि मानव अब स्थायी हो चुका है। और जब तक कृषि की बात नहीं कही है तो मानव क्या है? घुमक्कड़ है। मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जानवर का पीछा कर रहा है और उसके साथ ही वो इधर उधर जाएगा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय काल था वो कितना था। तो प्राग ऐतिहासिक काल का समय काल है 20 लाख ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना, अब आपको इसमें एक डाउट आ रहा होगा कि 20 लाख से 800 यानी पीछे की तरफ क्यों जा रहा है? हमें तो ऐसे जाना चाहिए कि 800 ईस्वी से 20 लाख ईस्वी पूर्व, पर ये तो उल्टा जा रहा है, 20 लाख ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो इसको आपको समझना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमने क्लास 6 की वीडियो के अंदर भी कवर किया था। फर्स्ट लेसन आपने क्लास 6 का नहीं देखा है तो वो भी आप देखें। गवर्नमेंट एग्जाम वाले बच्चों के लिए क्लास 6 से लेकर 10th तक का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको भी ये कवर करना चाहिए। बाकी बेसिक हम करा रहे हैं, उसके साथ वो भी आप कवर कर सकते हैं। हमने बहुत ही शानदार एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड कर रखी है, उसको अच्छे से समझा रखा है, तो आप देखें चैनल पर जाकर। तो देखें आप,
इसको हम फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि जो समय काल होता है ना, तो वो ईसा के जन्म से डिसाइड किया जाता है। यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उसको हम 0 मानते हैं, ठीक है ना। अब ईसा मसीह के जन्म को 1 साल हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया। तो इस तरीके से समय काल चलता रहता है, ठीक है ना। 4 हो गया, तो ये समय काल चल रहा है। और आज क्या चल रहा है आप सबको पता है, आज 2022 चल रहा है, ठीक है ना। अब ये वीडियो आप 2022 में देख सकते हो, 23 में भी देख सकते हो, 24 में भी देख सकते हो। जब तक इतिहास है तब तक आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और हमने इस लेवल की कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा रहे हैं इन वीडियो से कि आप कभी भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या वैल्यू इसमें दी गई है, ठीक है ना। तो ये देखें आप, समय काल ऐसे चल रहा है तो इसको हम AD से प्रेजेंट करते हैं, यानी ईस्वी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इससे पहले भी समय रहा होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं कि इससे पहले समय ना हो। तो हम इसको क्या कहते हैं, माइनस में कहते थे, ठीक है ना। आपको याद होगा, गणित में भी आपने पढ़ा होगा रेखाओं के बारे में, ठीक है, नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पे भी ये सब आपको पढ़ाया जाता है। तो ये होता है BC, ठीक है ना। इसको हम बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले की बात हम करेंगे तो वहाँ पे BC लिखते हैं, और ईसा के जन्म के बाद की बात करेंगे तो AD। तो अभी 2022 चल रहा है तो उससे पहले भी समय होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे समझो 20 लाख ईस्वी की बात की, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 20 लाख ईस्वी पूर्व की बात की, यहाँ पे हम ईस्वी पूर्व लिखते हैं, यहाँ पे ईस्वी लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने 20 लाख ईस्वी पूर्व की बात करी। अब इससे मानव कहाँ पे जाएगा, इधर ही जाएगा ना, आगे की तरफ बढ़ेगा, विकास होगा तो इधर की तरफ बढ़ेगा। 2022 तक हम पहुँचेंगे, इस सब के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो 2022 तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे, 2000 से लेके क्या चला, कैसे गांधी का जन्म हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये क्या चल रहा है, यूँ चल रहा है, ठीक है ना। तो समय काल उल्टा चलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया उल्टा क्यों चल रहा है। यहाँ पे 20 लाख से 800 ईस्वी पूर्व क्यों लिखा गया। और बाकी आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो हमने बहुत ही इजी छठी क्लास में भी करा रखा है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने इजीली आपको समझा दिया है। अब देखते हैं हम कि जो मानव था ना, वो सबसे पहले क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। यानी जो बिल्कुल ही मतलब बंदर टाइप दिखते थे ना, तो उसको वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। फिर जब मानव का थोड़ा सा विकास हुआ तो उसको पिथिकेंथ्रोपस कहा। इस वाला जो पिथिकेंथ्रोपस जो मानव था ना, उसने आगे के 2 पैरों को उठा लिया। मानव कहना गलत होगा, हम कह सकते हैं वानर, ठीक है ना। जो वानर था ना पिथिकेंथ्रोपस, उसने आगे के 2 पैरों को उठा लिया था, तो उसको पिथिकेंथ्रोपस कहते हैं, ठीक है। फिर निएंडरथाल में और उसने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था उस मानव ने, ठीक है ना। तो वो निएंडरथाल हो गया। फिर क्रोमेगन में उसने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई मानव के अंदर। फिर धीरे धीरे जाके जिसको हम अल्टीमेटली मानव कह सकते हैं, जो बिल्कुल जानवर टाइप है, जाने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है अभी, पर वो मानव की तरह बिल्कुल दिखने लग गया है, तो वो हम होमोसेपियंस कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो फिर होमोसेपियंस आ गया। अब चलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से और समझते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी समय पीरियड होगा तो वो समय पीरियड एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। कभी अच्छाई होती है, यानी कभी नगर वाला होगा, कभी ग्रामीण क्षेत्र होगा, कभी वापस नगर होगा, मतलब उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है ना। एक सीधी लाइन आपकी कभी नहीं होती है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है ना। इन तीनों कालों में बांटा गया है। अब देखते हैं हम पुरा पाषाण काल को। तो देखें आप पुरा पाषाण काल, तो पुरा पाषाण काल को भी समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। जो पूर्व पुरा पाषाण काल होगा ये बिल्कुल ही जंगलों टाइप होगा, मानव जंगलों के अंदर इधर उधर रह रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में भी इतनी जानकारी नहीं मिलती। पर जो उत्तर पुरा पाषाण काल है, इसमें जो आपको फैक्ट याद रखना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको देखना है कि अग्नि की खोज हुई थी। तो अग्नि की खोज कौन से काल में हुई थी, तो उत्तर पुरा पाषाण काल में हुई थी। ये आपको याद रखना है, उत्तर पुरा पाषाण काल के अंदर अग्नि की खोज हो गई थी। पर अगर प्रश्न आता है कि अग्नि का प्रयोग कब हुआ, तो उत्तर पुरा पाषाण काल इसका गलत उत्तर होगा, क्योंकि उसने प्रयोग करना नहीं सीखा। उसको समझ में आ गया कि मतलब ये 2 भाटों से हम ऐसे ऐसे करेंगे तो चिंगारी निकलती, अग्नि की खोज हो गई थी, पर उसका सही से प्रयोग नहीं कर पा रहा था मानव, ठीक है ना। तो अग्नि की खोज तो उत्तर पुरा पाषाण काल में हुई, और इसका जो आपके प्रयोग होने लगा वो कब हुआ, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने बताया था जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग होने लग गया था, ठीक है ना। तो अग्नि की खोज तो हुई उत्तर पुरा पाषाण काल में, और उसके प्रयोग कब हुआ, नव पाषाण काल में, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अग्नि की खोज हो गई थी। और होमोसेपियंस के बारे में कहाँ पे मिलता है, हमें पता लगता है,
तो उत्तर पुरापाषाण काल में, ठीक है ना। उससे पहले के जो हमने नाम बताए वो इसमें होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, पुरापाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तर पुरापाषाण काल। इसको 3 भागों में बांटा है पुरापाषाण काल को, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर पुरापाषाण के अंदर अग्नि की खोज हो गई थी और होमोसेपियंस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं एक और चीज़ कि जो इनमें हम डिफरेंस, जैसे पुरापाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नवपाषाण काल हो गया, इसमें हम डिफरेंस औजारों के अनुसार भी कर सकते हैं कि जो शुरू में जो पुरापाषाण काल का होगा उसमें औजार खराब होंगे, फिर जो मध्य पुरापाषाण काल होगा उसमें अच्छे होंगे औजार, ठीक है ना। फिर जो नव पाषाण काल होगा तो उसमें तो और शानदार होंगे, मतलब उपकरण, ठीक है ना, औजार अच्छे होंगे। तो ये देखें आप, तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं पुरापाषाण काल की, तो इसमें जो औजार थे ना वो अनगढ़ टाइप थे। अनगढ़ किसको कहते हैं, जो मतलब टेढ़े बाके होते हैं, ठीक है ना, ऐसे। यानी मानव ने क्या करा, एक बड़ा सा भाटा लिया, उसको ज़मीन पे फेंका और उससे जो टुकड़े बने उससे ही वो शिकार करने चला गया। तो अनगढ़ टाइप होते थे औजार, ठीक है ना। और बड़े जानवरों को मारकर खा रहे थे पुरापाषाण काल में। जो पुरापाषाण काल है ना, उधर बड़े जानवरों को मार रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होता था छोटे जानवरों के बारे में, ठीक है। तो वो बड़े जानवरों को ही देखते थे, बड़े जानवरों को ही मारते थे और उनको वो खाया करते थे। तो उनके भोजन का क्या साधन था, तो बड़े जानवर, ठीक है ना। कहाँ पे, पुरापाषाण काल में, ये आपको याद रखना है। अब हम एक और फैक्ट देखते हैं कि जो गुफाएं थी ना, उन गुफाओं से हमें शैल चित्र मिलते हैं। शैल चित्र क्या होता है, जो दीवारों पे चित्रकारी करी गई, ठीक है ना, भाटे से खोद कर, तो उनसे हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती है इनके बारे में, आदि मानव के बारे में, वो क्या सोचते थे, किन देवी देवताओं को मानते थे, क्या खाते थे, इनसे ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो शैल चित्र हमें मिले, ठीक है ना। और ये शैल चित्र जो मिले हैं ना, ये हमें भीम बेटिका से मिले हैं, ठीक है ना। भीम बेटिका से हमें मिले, जो रायसेन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भीम बेटिका कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से हमें इसके सबूत मिलते हैं शैल चित्र के। यहाँ से हमें गुफाएं मिली है, कितनी गुफाएं मिली है, तो 200 से भी ज़्यादा गुफाएं मिली है। हमने ये आपको पुरापाषाण काल में ये फैक्ट बताया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से केवल, यानी भीमबेटका में केवल पुरापाषाण काल के यहाँ की गुफाएं मिली, वहाँ की शैल चित्र मिले, ऐसा नहीं। मध्य पाषाण काल में भी यहाँ पे मिले हैं, नवपाषाण काल में भी, तीनों को मिला के हम बता रहे हैं इसके अंदर कि 200 से ज़्यादा गुफाएं मिली है जिसमें शैल चित्र बनाए गए थे, ठीक है ना, उनके द्वारा। और उससे हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। और वो कहाँ पे है शैल चित्र के बारे में हमें जानकारी, साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो भीमबेटका, रायसेन, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो आपने पूरा पाषाण काल को समझा, अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को हम समझते हैं, ठीक है ना। हमने प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट रखा है, याद रखें आप। हमने प्राग ऐतिहासिक काल को, जो प्राग ऐतिहासिक काल है आपका, उसको हमने 3 भागों में बांटा था। वो आपने 3 भागों के बारे में आप सीख रहे हैं, उसमें अब ये दूसरा वाला भाग चल रहा है, ठीक है ना। जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। और फिर हमने पुरापाषाण काल को वापस 3 भागों में बांटा, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण उत्तर पुरापाषाण काल, ठीक है ना। तो ये हमने 3 भागों में बांटा, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी हम चल रहे हैं सेकंड वाले मध्य पाषाण काल की तरफ। तो अब देखें आप, तो मध्य पाषाण काल के अंदर जो औजार थे ना, तो उन्होंने कौन से औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा गलत इसमें टाइप हो गया है, तो यहाँ पे आप लिख दें सूक्ष्म, ठीक है ना। ये हमने आपको लिख के बता दिया है, तो सूक्ष्म आपको यहाँ पे लिखना है। तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण, तो औजार माइक्रोलिथ का प्रयोग करने लग गए थे, मतलब छोटे औजारों का प्रयोग करने लग गए थे। हमने बात करी थी कि पूरा पाषाण काल में बड़े जानवरों को मार रहे थे, अब वो छोटे जानवरों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने, पक्षी, मछली, ठीक है ना। अब इसके लिए तो बड़े हथियार औजार तो बनाएंगे नहीं, छोटे औजार ही बनाएंगे। तो पक्षी, मछली, ऐसे ही जानवरों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। कहाँ पर, मध्य पाषाण काल के अंदर, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको जानने को मिलेगी कि यहाँ पे पशुपालन शुरू हो गया, यानी पशुओं को पालना शुरू कर दिया था इन्होंने, पशुओं को पालते थे। अब सबसे पहला पशु कौन सा पाला गया होगा, आपके माइंड में आया होगा, तो ये कुत्ता पाला गया, ठीक है ना। जो इतिहासकारों को जानकारी मिलती है उससे जानकारी ये प्राप्त होती है हमें कि कुत्ता सबसे पहले पाला गया। अब कुत्ता सबसे पहले क्यों पाला गया, तो आप देखें, एक ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी मध्य पाषाण काल चल रहा है, यानी बहुत सालों पहले, ठीक है ना। अब समझो कि हमने मतलब खाना रख रखा है और हमने बहुत सारे, हम मतलब खुले में सो रहे हैं, खुले प्रकृति में सो रहे हैं। तो खुली प्रकृति के अंदर हम जो जंगलों के अंदर सो रहे हैं, तो हमारा छोटा बच्चा भी होगा, ठीक है, पत्नी, सब होंगे, तो वो सब सो रहे हैं। आप समझो कोई चालाक सा जानवर है, लोमड़ी टाइप,
और वो आया और एकदम बच्चे को एकदम मुंह में दबाया और वो निकल गया वहाँ से, भाग गया वहाँ से, ठीक है ना। और हमें पता कैसे चलेगा, बच्चा कैसे बोलेगा, बच्चा तो ऊँ करेगा जितने, तो वो मुंह दबा के निकल जाएगा, भाग जाएगा वो पकड़ के, ठीक है ना। तो चालाक जानवर ऐसे पकड़ के जा सकता है। तो मानव ने देखा, तो अब मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला, क्योंकि कुत्ता वफादार कहा जाता था और कुत्ता हमेशा चौकन्ना रहता है, आप सबको पता होगा, ठीक है ना। चाणक्य ने भी कुत्तों पे बहुत लेसन दिए हैं चाणक्य नीति के अंदर। तो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब वफादार भी होता है और बहुत ज़्यादा चौकन्ना होता है। एक पिन गिरती है जितने उसको नींद खुल जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना होता है और वो अपने मालिक की तरफ वफादार होता है। तो अगर कोई भी जानवर आएगा तो कुत्ता भौंकने लग जाएगा और ये सब सतर्क हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। तो इसके साक्ष्य हमें सबूत कहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो बागोर भीलवाड़ा से मिलते हैं और आदमगढ़ होशंगाबाद एमपी से मिलते हैं, ठीक है ना। तो बागोर और आदमगढ़ से मिलते हैं इसके साक्ष्य, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम कि इसमें हड्डी के उपकरण का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था, यानी मध्य पाषाण काल के अंदर हड्डी के प्रयोग भी उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो हड्डी के हमें जो प्रयोग करने लगे वो कहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं, तो महदहा, दमदमा और सराय नाहर राय, ठीक है ना। तो इन तीनों जगहों से हमें प्राप्त होते हैं इसके साक्ष्य। तो ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसमें एक को याद रखना, दमदमा जो है ना, यहाँ पे हमें जो यानी जो कब्र होती है, ठीक है ना, कब्र के अंदर तीन तीन हड्डियों के एक साथ मतलब हमें मिले कंकाल, ठीक है ना। एक ही कब्र के अंदर तीन कंकाल हमें मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, दमदमा प्रतापगढ़ यूपी से, ठीक है। और सराय नाहर राय से हमें यहाँ से क्या मिला है, तो सराय नाहर राय से हमें चार कंकाल एक ही कब्र से मिले हैं। कहाँ से मिले, एक ही मतलब सराय नाहर राय से हमें चार कंकाल एक ही कब्र में मिले हैं, ठीक है ना। वो कहाँ पे है, प्रतापगढ़ यूपी में है ये तीनों। तो यहाँ से हड्डी के उपकरण बनाना शुरू कर दिया और इनके साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट नवपाषाण काल, ठीक है ना। अभी तक देख लो आपने, प्रागैतिहासिक काल हम चल रहा था हमारा, उसमें हमने बताया प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को वापस तीन भागों में बांटा गया है, कौन सा, पुरापाषाण काल में जैसे पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर पुरापाषाण काल में हमने बात करी, अग्नि की खोज हुई और होमोसेपियंस के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और फिर हमने देखा मध्य पाषाण काल, जिसमें औजार माइक्रोलिथ का प्रयोग करने लग गए, सूक्ष्म पाषाण उपकरण का प्रयोग करने लग गए। फिर हमने इसमें एक और फैक्ट देखा था कि पशु को पालने लग गई, कुत्ते को पाला था। बागोर और आदमगढ़ से हमें मतलब इसके साक्ष्य मिलते हैं। फिर हमने इसमें तीसरा फैक्ट एक और पढ़ा था कि हड्डी के उपकरण का प्रयोग करने लग गए। अभी अभी हमने पढ़ा कि महदाहा, दमदमा और सराय नाहर राय से करने लग गए थे, ठीक है ना। वहाँ से हमें पता चलता है कापे प्रतापगढ़ यूपी में तीनों जगह, और दमदमा से तीन कंकाल एक ही कब्र में मिले और सराय नाहर राय से चार कंकाल एक ही कब्र में मिले, ठीक है ना। तो ये फैक्ट हमने अभी तक पढ़े। अब हम आ गए हैं इसमें नवपाषाण काल के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया होगा ये पहला फैक्ट देख के, कि पहिए का आविष्कार हो गया था। तो पहिए का आविष्कार कहाँ पे हुआ, कौन से काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था, ठीक है ना। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया था और अग्नि का प्रयोग करने लग गए थे। अब लोग अग्नि को सही से प्रयोग करने लग गए थे। अग्नि की खोज तो पुरापाषाण काल के उत्तर पुरापाषाण काल में हो गई थी, ठीक है ना। पुरापाषाण काल के उत्तर पुरापाषाण काल के अंदर अग्नि की खोज हो गई थी, पर अग्नि का प्रयोग कहाँ पे हुआ, तो नवपाषाण काल में जाकर हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कृषि। तो यहाँ पे नवपाषाण काल में हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि कृषि शुरू हो गई थी, तो वहाँ पे क्या हो गया, स्थायी बसावट हो गई। अब मानव जो है वो स्थायी तरह से रहने लग गया था, घर बनाकर गुफाओं के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पर वो रहने लग गया था, स्थायी उसने बसावट शुरू कर दी थी। तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लहुरा देवा से मिलते हैं, संत कबीर नगर यूपी में है, जो 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व में हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के अंदर है, तो 7000 ईस्वी पूर्व हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लहुरा देवा से, ठीक है ना। 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व के समय हमें साक्ष्य मिलते हैं। और फिर मेहरगढ़ बलूचिस्तान से 7000 ईस्वी पूर्व में हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे आप देखें कि नवपाषाण काल के अंदर लोग गर्तावास बनाकर रहने लग गए थे। यानी गर्तावास क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आपको इस शब्द को दो भागों में आपको तोड़ना होगा। पहला तो हो जाएगा यहाँ पे ग्रत और दूसरा हो जाएगा आपके आवास, ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब हमने इसको दो बार, ग्रत का मतलब तो आप सबको पता है गड्ढा करना, आवास का मतलब घर, ठीक है ना, रहने की जगह, तो गड्ढे का घर, ठीक है ना। गर्तावास किसको कहते हैं, गड्ढे का घर, ठीक है। अब देखो, अब आपके माइंड में एक और आ रहा होगा कि गड्ढे का घर क्यों बनाते होंगे ये। तो इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं हम।
कि आप ऐसे ही मतलब प्रकृति के अंदर सो रहे हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े जानवर आ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जानवर एक साथ हमला कर सकते हैं, तो ये भी आपकी संभावना होती है। पर आपने समझो एक गड्ढा बनाया ऊंडा और फिर आप इसके अंदर आप सब फैमिली रह रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने छोटा सा ऐसे पत्थर रख दिया कुछ भी, ठीक है, जमा के। अब समझो फॉर एग्जांपल बहुत खतरनाक बारिश चल रही है, ठीक है, और बहुत खतरनाक बारिश चल रही है तो एकदम भागते भागते कोई भी जानवर आया और बाई चांस गलती से इसके अंदर गिर गया, ठीक है ना, इसके अंदर गिर गया तो अब ये सब तो बैठे हुए ही है मतलब सामान लेकर, तो ये एक साथ उस पर हमला कर देंगे और ये बच जाएंगे और उसके लिए भोजन बन जाएगा, है ना। तो अगर सुबह गिरा तो आपको पता है कि मतलब अगर दिन में गिरा तो दिन का भोजन बन जाएगा और रात में गिरा तो रात्रि का भोजन बन जाएगा, दोनों में इनका फ़ायदा है। पर अगर समझो कि ये जानवर आया और इसने एकदम यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि उसको पता है खड्डा है, तो खड्डे से गिरने से बचेगा वो, तो ऑब्वियसली बात है वो वापस मुड़कर चला जाएगा, तो इसमें भी इनका फ़ायदा है। अगर नीचे गिरा तो भी फ़ायदा हो जाएगा और अगर चला गया तो भी इनका फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये खाली रहेंगे तो इधर तो एक साथ हमला होगा, कुछ भी बचने के चांस कम होंगे, पर नीचे गिरेगा तो एकदम उसको चोट भी लगेगी और साथ में ये सब एक साथ उस पर हमला भी कर पाएंगे, ठीक है ना, उस पर भागने की ज़्यादा जगह नहीं होगी। तो ये इसलिए गर्तावास इन्होंने बनाना शुरू कर दिया होगा। फिर हम देखते हैं इनकी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो बुर्जाहोम और गुफ कराल से हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो बुर्जाहोम और गुफ कराल कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, ठीक है। तो गर्तावास के साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलते हैं, बुर्जाहोम और गुफ कराल से मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। मृदभांड, तो मृदभांड भी इसमें प्रयोग करने लग गए थे। अब मृदभांड क्या होता है ये भी आपके मन में सवाल होगा, तो मृदभांड का मतलब भी बहुत ईजी है। तो देखें आप, मृदभांड बना है मृदा प्लस भांड से, ठीक है ना, मृदा प्लस भांड से मृदभांड बना है। तो मृदा और मृदभांड कैसे है, तो देखिए मृदा मतलब तो आप सबको पता है मिट्टी होता है, ठीक है ना, तो मिट्टी, और भांड का मतलब होता है बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन, यानी मृद भांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, कितना इजी है, ठीक है। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब आपको देखो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग तो शायद पूरे पहले भी शुरू कर दिया हो, पर यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी, नवपाषाण काल में पॉलिश्ड मृद भांड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, जो भी मृद भांड थे वो पॉलिश्ड थे, तो पॉलिश्ड मृद भांड का प्रयोग करना इन्होंने नवपाषाण काल में शुरू कर दिया था। अब आगे देखते हैं। अब देखो एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि मानव ने सबसे पहला अनाज फर्स्ट अनाज की हम बात करें तो मानव ने सबसे पहला अनाज क्या उगाया, तो जौ उगाया। क्या उगाया था, जौ। इसके साक्ष्य हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो लहुरा देवा यूपी के अंदर मिलते हैं, जो हमने बात करी थी 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व के अंदर, ठीक है ना, कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहला साक्ष्य हमें जौ का मिलता है, तो सबसे पहला मानव ने जो अनाज उगाया वो जौ मानते हैं सब जने, ठीक है ना, जो भी इतिहासकार है वो जौ मानते हैं क्योंकि सबसे पुराने साक्ष्य में इसी के मिले हैं लहुरा देवा से। और चावल जो सबसे पहले उगाया गया वो कहाँ पे उगाया गया, तो कोल डिहवा में, ठीक है ना, कोल डिहवा में, इलाहाबाद के अंदर है कोल डिहवा, तो कोल डिहवा के अंदर इसके साक्ष्य मिलते हैं चावल के। तो चावल सबसे पहले कहाँ पे उगाया गया, तो कोल डिहवा के अंदर। और मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया, तो जौ उगाया था, और साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, लहुरा देवा यूपी से। तो हमने आपको ये सब करा दिया है, ठीक है। ये सेकंड डे 2 था आपका, तो यहाँ पे डे 2 आपका फिनिश होता है। और आपने अगर डे 1 और डे 2 देख लिया है तो ऑल द बेस्ट, आप सब इसको नोट्स करें, इसको आपको नोट बनाने हैं इसके, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कौन सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, अगर उसके अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट है और हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप हमारी ये सीरीज़ अगर पूरी कर लेंगे तो आपकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, उसमें आपके नंबर ना के बराबर कटेंगे और आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। आपने देखा होगा कितना हम इजीली आपको सिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से हम आपका माइंड, आपकी नॉलेज आपको बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आपका दिमाग खोल रहे हैं। ना कि हम खाली आपको फैक्ट और डेटा दे दिया और रटा दिया, हम आपको बाकायदा समझा भी रहे हैं। तो आपका बेसिक मजबूत हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है इतिहास के अंदर, तो इस कोर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर हम चाहते तो इस कोर्स को पेड कोर्स भी हम लॉन्च कर सकते थे, पैसे में भी कोर्स दे सकते थे, जहाँ पे लोगों की अटेंशन ज़्यादा हमें मिलती और हमारा फ़ायदा भी ज़्यादा होता, पर हमने ऐसा नहीं किया। क्यों, ताकि इससे गरीब बच्चा जो खाली यूट्यूब है जिसके पास, वो भी देख सके और इससे फ़ायदा उठा सके और सीख सके। और जिसको केवल गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं भी निकालना है तो उसके लिए भी ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो आप सबको ये पूरी वीडियो सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो इस कोर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट के अंदर दे सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।